हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसो चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमने लिया है 23 सितंबर शिफ्ट 3 का पेपर। और उम्मीद है ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है। यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज के शिफ्ट का पहला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 15 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, ये कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। देखिए 15 वर्षों में यदि दोगुनी हो रही है ना, फिर दोगुनी यानी कि 2 से 4 गुनी हो जाएगी 30 वर्षों में। फिर 4 से 8 गुनी हो जाएगी अगले 15 वर्षों में, यानी कि 45 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी सीधा सीधा। या तो मैंने आपको बताया था आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 15 वर्षों में दोगुनी हो जा रही है ये बोल रहा है ना, तो आप यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे n पावर डालिए, मैंने बताया था आपको। अब देखिए आपको 8 गुनी लाने बोल रहा है कि 8 गुनी कितने दिनों में होगी, कितने वर्षों में। तो 2 का क्या पावर कीजिएगा कि 8 हो जाए तो 3, यानी कि n की वैल्यू 3 हो गई। n की वैल्यू जैसे आपने 3 रखा ये हो गया 2 का पावर 3, तो यहाँ पे भी n की वैल्यू 3 रखिएगा। तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, 45 वर्षों में। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, ऐसे कर दीजिएगा जब भी सीआई में पूछे ना कि यदि इतने टाइम समय में 2 गुनी या 4 गुनी हो रही है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं सीधा सीधा। आइए अगले सवाल पे। इसमें बोल रहा है कि कौन सी संख्या ना तो परिमेय है और ना ही पूर्णांक है। देखिए जब पहली संख्या की इसमें बात करेंगे ना, -4, तो -4 तो परिमेय भी है और पूर्णांक भी है, इंटीजर भी है। ठीक है, 1.5 परिमेय है लेकिन पूर्णांक नहीं है। मैंने बताया था पूर्णांक क्या होता है, पूरा पूरा अंक, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन पूरा पूरा अंक हो उसको पूर्णांक यानी कि इंटीजर कहते हैं। ठीक है, तो पहला तो दोनों हो गया, परिमेय और पूर्णांक, यानी कि ये तो होगा ही नहीं। आपसे पूछ रहा है कौन सा संख्या परिमेय भी ना हो और पूर्णांक भी ना हो। अब पहला वाला नंबर दोनों हो गया माइनस, और दूसरा है 1.5। 1.5 क्या है, पूर्णांक तो नहीं है लेकिन परिमेय है, यानी कि ये भी नहीं होगा। √2 को देखते हैं तो √2 ना ही परिमेय है और ना ही पूर्णांक है। ठीक है, तो ये सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो ये तो परिमेय भी है और पूर्णांक भी है, यानी कि ये भी नहीं होगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि एक ट्रेन मुंबई से सुबह 6 बजे चलती है और उसी दिन दोपहर 2:30 बजे कोल्हापुर पहुंचती है। यदि ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे है तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। 6 बजे सुबह चलती है, दोपहर 2:30 बजे पहुंचती है, कितने देर चल रही है, तो 8.5 घंटे चल रही है। और स्पीड भी दिया हुआ है तो आप निकाल लीजिए, 60 की स्पीड से 8.5 घंटे चल रही है, यानी कि 17/2 घंटे चल रही है। तो आप यहाँ से काटिएगा तो 30 बार में 17×3 = 51, कितना किलोमीटर चलेगी, 510 किलोमीटर। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। इसमें बोला है कि एक गोलाकार टैंक पानी से भरा है, गोले की त्रिज्या 6 मीटर है। टैंक का उपयोग बेलनाकार कंटेनरों को भरने के लिए किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 1 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है। कितने कंटेनर भरे जा सकते हैं। देखिए एक स्पेरिकल टैंक है, मतलब गोलाकार टैंक है, और उससे जो है ना पानी हम लोग सिलिंड्रिकल कंटेनर में भर रहे हैं, मतलब बेलनाकार कंटेनर है उसमें पानी भर रहे हैं। तो आपसे पूछा है कितने बेलनाकार कंटेनर रखे लगेंगे। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर करना होगा हमें, तभी गोलाकार टैंक यानी कि स्पेरिकल टैंक में जो पानी है वो पूरा पूरा आ पाएगा। तो जो गोला होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr क्यू, 4/3 πr क्यू। और यहाँ पे आर क्या है गोले का, 6 मीटर दिया हुआ है, 6 का क्यूब 216। ये बराबर होगा सिलेंडर के वॉल्यूम के, और कितने सिलेंडर के वही आपको पता करना है। तो मान लेते हैं टोटल n सिलेंडर है, तो n इंटू सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, 2 पाई, सॉरी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, तो πr², सिलेंडर का r दिया हुआ है आपको 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और h दिया हुआ है 12। यहाँ से आपको n का वैल्यू तो निकालना है, पाई पाई कैंसिल आउट, और क्या कट रहा है, 12 से कट जाएगा 18 बार में, और कुछ कट रहा है, हाँ ये 18 से 6 बार में, यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया, 6 चौके 24। यानी कि कितने सिलेंडर लगेंगे, 24 सिलेंडर लगेंगे। आइए अगले सवाल पे। इसमें बोला है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक पूर्ण घन के भीतर सबसे बड़ा संभव गोला फिट किया गया है। घन के भीतर खाली स्थान का आयतन ज्ञात करें। सेम सवाल है, किसी एक शिफ्ट में पूछा गया था। यहाँ पे क्या है, एक घन है। ठीक है, इस तरह से घन क्या होता है आपको पता है, घन की सारी भुजाएं बराबर होती है, एक सेकेंड, घन की सारी भुजाएं बराबर होती है। ये आपका कोई घन है, इसके अंदर गोला फिट किया गया है, और गोला इस तरह से फिट किया गया है कि इसके सारे साइड को टच कर रहा है। एक सेकेंड, ये घन है आपका, इसके अंदर एक गोला है। तो गोला जब भी किसी घन के अंदर पूरी तरह से फिट होगा ना, तो गोले का जो डायमीटर होगा वो घन के साइड के बराबर होगा, मैंने बताया था आप लोगों को। तो यदि गोले का डायमीटर घन के साइड के बराबर है तो गोले का रेडियस कितना हो जाएगा,
साइड का आधा यानी कि a/2 और साइड दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा a/2 4 सेंटीमीटर। अब आपको गोले का रेडियस मिल गया है, आपसे पूछ रहा है कि जो खाली स्थान होगा, मतलब आपने जब घन में गोला रखा तो गोला रखने के बाद जो जगह बचेगा ये वाला, ये सब जगह जो बचेगा इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, घन का वॉल्यूम माइनस गोले का वॉल्यूम, यही तो करना होगा। तो घन का वॉल्यूम क्या होगा, a का क्यूब। ठीक है, घन का वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब, और a दिया हुआ है आपको 8, तो 8 का क्यूब कितना 512, 8 का क्यूब हो गया 512, और माइनस अब आपको गोले का वॉल्यूम निकालना है, तो गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आर आपने निकाला हुआ है 4, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। यहां से देखिए ये 64 गुना 4 256, यानी कि 512 माइनस 256 पाई/3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि ए और बी ने एक संयुक्त उद्यम शुरू किया, मतलब ज्वाइंट बिजनेस कोई शुरू किया। ए ने 1,50,000 रुपये और बी ने 2 लाख रुपये लगाए। ए ने 50,000 रुपये के बराबर कुशल श्रम का भी योगदान दिया। वर्ष के अंत में उन्होंने 1,20,000 रुपये का लाभ अर्जित किया। यदि वे अपने प्रभावी योगदान के अनुपात में लाभ को विभाजित करने के लिए सहमत हुए तो ए का प्रभावी हिस्सा क्या था। देखिए सवाल बहुत ही आसान है कि ए ने 1.5 लाख रुपए लगाए किसी बिजनेस में और बी ने 2 लाख रुपए लगाए और टोटल प्रॉफिट 1,50,000 का हुआ है। इसमें एक बात और भी बोल रहा है कि ए ने 1.5 लाख तो लगाए, लेकिन इसके साथ साथ उसने मेहनत भी किया, मतलब लेबर का भी काम किया, मतलब लेबर का काम नहीं, लेबर का के इक्विवेलेंट 50,000 रुपये लगाए। कहने का मतलब ये है कि ए ने 1.5 लाख रुपये तो लगाए ही, उसके अलावे इसने जो काम किया कंपनी में वो 50,000 के बराबर था। तो ए की टोटल पूंजी मतलब 1,50,000 तो इसने पैसे लगाए और 50,000 के बराबर इसने कौशल लगाया अपना। ठीक है, तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना माना जाएगा, 2 लाख। 1.5 लाख पैसे लगाए और 50,000 के आसपास की मेहनत की, तो 2 लाख इसका इन्वेस्टमेंट हो गया और बी का भी इन्वेस्टमेंट 2 लाख ही है। जब दोनों का इन्वेस्टमेंट 2 लाख है तो दोनों को इक्वल प्रॉफिट बटेगा ना। यदि टोटल प्रॉफिट 1,20,000 का हुआ है तो इक्वल बटेगा ए और बी में, तो ए को कितना मिलेगा 60,000, 1,20,000 का आधा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक बैनर समलंब के आकार का है जिसका आधार 5 मीटर और 3 मीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है। यदि प्रिंटिंग की लागत 250 रुपया प्रति वर्ग मीटर है तो कुल लागत क्या है। तो पहले आपको इसका एरिया निकालना होगा और एरिया को 250 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो वही आपका लागत आएगा कि टोटल कितनी कॉस्टिंग पड़ेगी बैनर का। तो यहाँ पे जब आप समलंब का आपको एरिया निकालना है ट्रेपीजियम का, तो मैंने बताया था ट्रेपीजियम यानी कि समलंब का जो एरिया होता है वो होता है 1/2। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब जो समांतर भुजाएं उनका योग, तो समांतर भुजाएं दी हुई है 5 और 3, यानी कि 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, और गुना ऊंचाई, ऊंचाई दिया हुआ है 4। तो ये आ गया आपका ट्रेपीजियम का एरिया, समलंब का एरिया। तो ये कितना आ गया 16 और चौके 32/2, 16 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। और 1 मीटर स्क्वायर का जो प्राइस है वो 250 मीटर है, तो 16 मीटर स्क्वायर का कितना होगा 16 गुना 250। ठीक है, 16 गुना 250 कीजिएगा तो 4,000 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 25 गुना 16 400 होता है, तो 4,000 ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक किसान की भूमि दो सटे हुए समलंब है, T1 70 मीटर और 50 मीटर आधार और 20 मीटर ऊंचाई के साथ, T2 50 मीटर और 30 मीटर आधार और 15 मीटर ऊंचाई के साथ। भूमि की लागत 60 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, कुल भूमि लागत क्या है। देखिए सेम सवाल है पिछले वाला, बस वहां पे एक समलंब दिया था, यहाँ पे दो समलंब दिया हुआ है, तो दोनों समलंब का एरिया निकाल लेंगे अलग अलग। तो पहले समलंब का एरिया क्या हो जाएगा, आपको बताया मैंने समलंब का एरिया क्या होता है 1/2 और सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, मान लेते हैं समांतर भुजा ए और बी है तो a + b × h, यही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप पहले समलंब का देखिएगा तो पहले समलंब का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 70 + 50 120 इंटू हाइट 20। दूसरे समलंब का एरिया 1/2, ठीक है, और समांतर भुजाओं का योग 50 और 30 80 और इंटू ऊंचाई 15। ये आपका टोटल एरिया आ गया। कितना होगा यहाँ से, ये हो जाएगा 120 1200 और ये हो जाएगा 40 गुना 15 600। टोटल जो एरिया आया वो आया 1800 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर का जो प्राइस है वो 60 रुपया है। तो 1800 मीटर स्क्वायर का प्राइस कितना हो जाएगा 1800 गुना 60, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, ऑप्शन नंबर
बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि समान भुजाओं वाले दो नियमित बहुभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, उनकी भुजाओं की लंबाई का अनुपात क्या है? देखिए, जब भी दो रेगुलर पॉलीगन की बात करेंगे, सबसे पहली बात, रेगुलर पॉलीगन होता है जिसके सारे साइड्स बराबर हो, जितनी भी भुजाएं हैं वो बराबर हो और उसके आंतरिक कोण भी बराबर हो, तो उसे हम लोग कहते हैं नियमित बहुभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगन। ठीक है। और यदि दो रेगुलर पॉलीगन है जिसके साइड्स बराबर है, नंबर ऑफ साइड्स, मतलब जिसके भुजाओं की संख्या बराबर है, तो उनका जो साइड का रेशियो होता है ना, मान लेते हैं उनके साइड का रेशियो है ए और बी, मतलब उनके भुजाओं का अनुपात है ए और बी, तो उसके एरिया का अनुपात होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सेम चीज ट्रायंगल में भी होता है, सेम चीज क्वाड्रिलेटरल में भी होता है। ठीक है। मतलब जितने भी पॉलीगन है रेगुलर पॉलीगन, उसमें ये होगा, जो रेशियो भुजा का होगा उसका स्क्वायर होगा एरिया का रेशियो। आपको एरिया का रेशियो दिया हुआ है 4:9 और भुजा का रेशियो पूछ रहा है, तो इसी का तो स्क्वायर रूट होगा ना, यानी कि 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी कि 2:3। उसके साइड्स का रेशियो क्या होगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और, जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसका एरिया भी जान लीजिए आप। ठीक है। रेगुलर पॉलीगन का एरिया होता है NA²/4। ठीक है। कॉट 180/n, कोई भी रेगुलर पॉलीगन। और यहाँ पे n क्या है, तो n है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है। और a क्या है, a है भुजा का माप। ठीक है। तो आप यदि ट्रायंगल का भी एरिया निकालना चाहें, यहाँ से इक्विलेटरल ट्रायंगल का, या आप क्यूब का भी निकालना चाहें, सॉरी क्यूब नहीं, स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए स्क्वायर में कितने साइड होते हैं, 4 होते हैं ना। जैसे आप 4 रखिएगा तो ये कोट 45 हो जाएगा, कोट 45 1, और ये 4/4 1 हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन के एरिया के लिए। ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग, इससे सवाल बन सकता है। ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक छात्र ने एक विषय में 80% और दूसरे में 60% अंक प्राप्त किए, दोनों विषय के अधिकतम अंक समान है, तो कुल प्रतिशत क्या है? देखिए, जब दोनों सब्जेक्ट के जो पूर्णांक है वो बराबर हो, तो मान लेते हैं दोनों सब्जेक्ट के पूर्णांक x हैं, तो ये भी तो x का 80% है और ये x का 60% है। तो यदि टोटल निकालना है तो इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे ना, सीधा सीधा। तो इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, 80 और 60 का 70%। ठीक है। सीधा सीधा इसका आंसर हो गया, क्योंकि दोनों के जो पूर्णांक है वो सेम है। ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि एक विक्रेता एक कॉम्बो डील प्रदान करता है, 2 की कीमत पे 3 शर्ट खरीदे, यदि प्रत्येक शर्ट की लागत उसे 300 रुपये है तो प्रभावी हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो मैंने बताया आप लोगों को कि जब भी परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस निकालना हो ना, तो उसमें आपको प्राइस की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी सवाल में जब डेटा इनसफिशियंट हो तो आपको इसका यूज करना पड़ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सवाल में आपको प्राइस का यूज नहीं करना पड़ेगा जब भी आपसे पूछे हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत में पूछे तो। अब यहाँ पे सवाल बोल रहा है कि 2 कीमत पे 3 शर्ट खरीदे, मतलब 3 शर्ट लेके जा रहा है, पैसे 2 का ही दे रहा है ना। मतलब तो यही हुआ कि 3 शर्ट खरीद रहा है लेकिन पैसे 2 का ही दे रहा है। 2 की कीमत पे 3 शर्ट खरीद रहा है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 शर्ट खरीद रहा है और पैसे 2 के दे रहा है, तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 1 का। 1 का डिस्काउंट आउट ऑफ 3 यानी कि 1/3। इसका परसेंटेज वैल्यू 33.33%। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक उत्पाद की कीमत में x% की कमी की जाती है और फिर x% की वृद्धि की जाती है, अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% कम हो जाती है, तो x का मान क्या है? ठीक है। तो मान लेते हैं कि 100 रुपया किसी चीज का दाम था, प्राइस 100 था, उसमें दो बार, एक बार कमी की गई x% की और एक बार बढ़ोतरी की गई x% की, और जो प्राइस आया फाइनल वो 10% कम आया, यानी कि दो बार प्रोसेस रिपीट करने के बाद -x और +x करने के बाद जो प्राइस आया वो 90 आ गया, 10% कम। तो x का वैल्यू पूछ रहा है आपको। तो ये बताइए, आप सक्सेसिव पहले निकाल लीजिए। आपने किया क्या, पहले -x किया और फिर +x% किया। तो -x+x का जब आप सक्सेसिव निकालेंगे तो -x +x और -x²/100, यही तो लिखते हैं ना सक्सेसिव में, a+b + ab/100। तो ये -x +x कट गया, क्या बचा, -x²/100%। ठीक है। तो आप सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि आपने 100 में से -x²/100% जब कम किया, ठीक है, 100 में से जब -x²/100% कम किया तो आपको
90 मिल गया, मतलब कितना कम हो गया, 10। यानी कि 100 का एक्स स्क्वायर बटा 100%, तो परसेंट के लिए 100 और आएगा। ठीक है, ये किसके बराबर है, 10 के बराबर है, क्योंकि यही तो कमी है ना, 100 में इतने की ही तो कमी कर रहे हैं, इतने परसेंट की। तो 100 का इतना परसेंट इक्वल टू 10, यानी कि 10 की कमी हो रही है। तो यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 100 कट गया, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर आ गया आपको 1000। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 10√10, 10√10 आ गया। आपको पता है √10 का वैल्यू होता है 3.16। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि कम से कम स्क्वायर रूट 10 तक का वैल्यू तो आप लोग याद रखिएगा, स्क्वायर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्क्वायर रूट 10 का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.16। ठीक है, तो आप यहाँ पे बताइए यदि इसकी वैल्यू 3.16 है, उसको 10 से गुना कीजिएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31.6 आएगा कि नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला है कि 5 अलग अलग संख्याओं का औसत 24 है। यदि सबसे छोटी संख्या 15 है तो शेष 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, देखिए 5 संख्याओं का औसत 24 है, तो टोटल संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, पांचों संख्याओं का 5 गुना 24, उसमें जो सबसे छोटी संख्या उसको घटा दिया हमने, बची कितनी संख्या, 4 संख्या। तो एवरेज निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से एवरेज निकल जाएगा 24 पंचे 120 और -15 105/4, 105/4 हो जाएगा 26.25, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज आधार वाले एक प्रिज्म का आधार क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यदि इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आधार का परिमाप क्या है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है समांतर चतुर्भुज आधार वाले प्रिज्म। तो जब भी हम प्रिज्म बोले ना, तो आपके दिमाग में प्रिज्म का फिगर बनना चाहिए। यदि आपके दिमाग में प्रिज्म का फिगर नहीं बन रहा है तो आप लोग सवाल नहीं बना पाएंगे। आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा हर चीज के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने प्रिज्म बोला, उसका आधार दिख रहा है आपको कि समांतर चतुर्भुज है, तो आपके दिमाग में फिगर बन जाना चाहिए कि इसके टॉप पे और बॉटम पे, मतलब इसके आधार पे और शीर्ष पे, दोनों जगह समांतर चतुर्भुज बनेगा। प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है जिसका टॉप और बॉटम एक जैसा होता है। ठीक है, जैसे बेलन भी एक प्रिज्म है जिसका आधार और टॉप पे दोनों जगह वृत्त बनता है, यानी कि सर्कुलर है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी आकृति जिसका आधार और टॉप एक जैसा हो और कुछ ऊंचाई हो उसको प्रिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रिज्म दिया हुआ है उसका आधार समांतर चतुर्भुज है और उसका एरिया दिया हुआ है आधार का और ऊंचाई दिया हुआ है और इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है प्रिज्म का जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो होता है, मतलब लेटरल सरफेस एरिया इंग्लिश में बोलते हैं। जब आप टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया छोड़ दीजिएगा तो जो भी एरिया बचेगा उसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, मतलब आधार का परिमाप और गुना ऊंचाई, यही होता है लेटरल सरफेस एरिया। ये दिया हुआ है 384 के बराबर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या है, यही आपको निकालना है। हाइट दिया हुआ है आपको सवाल में 12 सेंटीमीटर, मतलब इस डेटा का कोई यूज ही नहीं है आधार का क्षेत्रफल का, ये फालतू में दिया हुआ था। तो पेरीमीटर ऑफ बेस यहाँ से बोल सकते हैं 384/h, और h की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है 12, तो यहाँ से 12 36 और 12 गुना 2 24, पेरीमीटर कितना आ गया 32। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक परीक्षा में 25 छात्रों का औसत स्कोर 68 है, शेष 5 स्कोरर का औसत 80 था और न्यूनतम 5 का औसत 50 है, तो शेष 15 छात्रों का औसत क्या है। ठीक है, आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन से भी बना सकते हैं और इक्वेशन से भी बना सकते हैं। यदि आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन से बनाइएगा तो आप ये सोचिएगा कि 25 छात्र थे, उनका औसत 68 था। ठीक है, पहले के 5 छात्र जो टॉप के 5 छात्र हैं उनका स्कोर 80 है। ठीक है, और जो न्यूनतम 5 छात्र हैं उनका औसत 50 है। आपसे पूछ रहा है बचे हुए 15 छात्र, यहाँ 5 और 5 10 हो गए, 15 छात्र बचे क्योंकि टोटल 25 है। तो बचे हुए 15 छात्र का औसत क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि जब इनका औसत टोटल का 68 है तो हमें अलग अलग भी 68 बनाना होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 छात्रों का औसत 50 है, मतलब इसके पास कितने कम है पर स्टूडेंट 18। यदि पर स्टूडेंट 18 कम है तो 5 स्टूडेंट पे कितने कम हो जाएंगे, 18 पंचे 90, मतलब इसको 90 की रिक्वायरमेंट है और 90 नंबर की।
यहाँ पे देखिए हर एक छात्र के पास 12 नंबर एक्स्ट्रा है। टोटल एवरेज हमें 68 चाहिए था ना, और 12 एक्स्ट्रा है इनके पास, तो 12 पंचे 60 एक्स्ट्रा है। अब ये 60 इसको दे भी दे तो भी इसको और 30 की रिक्वायरमेंट होगी। वो 30 कौन देगा? ये जो 15 छात्र का एवरेज हमें निकालना है, यहीं से तो मिलेगा। तो इनका खुद का 68 तो होगा ही, क्योंकि टोटल स्कोर 68 मेंटेन करना है, और प्लस 30 और लेके आना है इसको, क्योंकि इन्हें चाहिए। तो 30 लाने के लिए 15 छात्र में हर एक छात्र 2 लाएंगे एक्स्ट्रा, तो 2 लाएंगे तो इनका खुद का अपने लिए 68 लाना होगा और 2 इनके लिए लाना होगा, यानी कि इनका टोटल एवरेज कितना हो जाएगा? 70। यानी कि 15 छात्रों का औसत कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। यदि आप इसको एक बार समझ जाते हैं ना, तो मैं जो इतना लिख रहा हूँ इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, आप सीधा यहीं पे कर लीजिएगा, जो सवाल दिया हुआ है आप सीधा सीधा यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए कि 5 स्कोरर का औसत 80 था, तो 80 हट गया, यानी कि 12 एक्स्ट्रा है ना। टोटल एवरेज यदि आपका 68 है, एवरेज को 68 बनाना है, इसके पास 80 है, तो 12 एक्स्ट्रा है, तो 5 छात्रों में कितना एक्स्ट्रा होगा? 60। यहाँ पे देखिए इनके पास 50 है, इनको चाहिए कितना? 18 और चाहिए, 18 पंचे 90, यानी कि यहाँ 90 की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से यहाँ माइनस कर दीजिएगा, मतलब 30 यहाँ से मिलेगा आपको। तो 15 छात्र अपने लिए 68 तो लाएंगे ही, और 30 और लाना है, तो 15 गुना तो 30, यानी कि 2 नंबर और लाएंगे। आप सीधा सीधा यहाँ से भी देख सकते थे, जो आपको समझ में आए आप वैसे बना सकते हैं। यदि आपको रेशियो सॉरी ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेथड सही लग रहा है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये मेथड बहुत ही आसान है कुछ सवालों के लिए, हालांकि कुछ सवालों के लिए टफ भी है। जैसे कि अभी मैंने एक सवाल ऊपर देखा था, आई थिंक ये वाला, तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन लगाने की जरूरत नहीं थी, आप इसको सिंपली बना सकते थे। ठीक है, जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ पे आपको बनाना है। ठीक है, क्योंकि आपको टाइम बचाना है ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए यदि आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी समझ में आ रहा है, आप इसको नॉर्मल तरीके से भी बनाना चाह रहे हैं, तो कम से कम इसको सॉर्ट कर लीजिए। आप सॉर्ट कैसे करेंगे? देखिए हर जगह जो छात्रों की संख्या है ना, वो 5 का मल्टीपल है। तो आप यहाँ से 25 छात्र काट के 5 छात्र लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से 5 छात्र काट के 1 लिख सकते हैं। हर जगह हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी 5 काट के 1 लिख सकते हैं, और यहाँ 15 काट के 3 लिख सकते हैं। हर जगह हमने छात्रों की संख्याओं को 5 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जब एवरेज में हम किसी संख्या से गुना करते हैं या कोई संख्या जोड़ते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, या किसी संख्या से डिवाइड भी करते हैं, तो हम सीधा इस सवाल को ऐसे लिख सकते थे कि 5 छात्रों का औसत 68 है। ठीक है, और इसमें जो पहला छात्र है उसका औसत 80 है, तो 1 गुना 80। जो आखिरी छात्र है उसका औसत 50 है, यानी कि 50। बचे हुए 3 छात्रों का औसत कितना हो जाएगा? तो 3x। ठीक है, आसान हो गया। 68 गुना 5 340, 340 माइनस 130 210, 210 बराबर 3x, तो x की वैल्यू 70। यहां से भी देख सकते थे। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक थोक व्यापारी एक थोक ऑर्डर डील प्रदान करता है जहां 15,000 रुपए से अधिक के ऑर्डर पे 10% की छूट लागू होती है, और 5% की अतिरिक्त मौसमी छूट उपलब्ध है। 20,000 रुपए के ऑर्डर के लिए भुगतान की गई प्रभावी कीमत क्या होगी? देखिए 15,000 से अधिक की जब भी वो परचेस करता है कोई बंदा, तो उसको 2 छूट मिलता है, एक 10% का और एक 5% का। तो यहाँ पे देखिए इसने 20,000 का परचेज किया ना, तो इसको ये दोनों डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि 15,000 से ज्यादा है। तो 20,000 में पहले 10% का छूट दीजिएगा तो 18,000 हो जाएगा। 18,000 में जब आप 5% फिर से डिस्काउंट दीजिएगा, तो 18,000 का 10% कितना होता है? 1800, तो 5% 900। तो 18,000 में 900 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 17,100। आइए अगले सवाल पे। साइन ए इक्वल टू एक्स है, तो एक्स के पदों में टेन ए की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है साइन ए होता क्या है? पी बटा एच, यानी कि इसको यदि हम लोग x को x बटा 1 मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां से बोल सकते हैं p की वैल्यू x आ जाएगी और h की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो b की वैल्यू कितनी होती है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि b की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपसे 10a पूछ रहा है, 10a होता है p बटा b, p है x और b है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि साइन ए इक्वल टू 3/5 है और ए दूसरे क्वाड्रेंट में है, तो टेन ए का वैल्यू क्या होगा? देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में ना साइन पॉजिटिव होता है, टेन नेगेटिव होता है, मैंने कल भी बताया इस चीज को। तो यदि टेन नेगेटिव होता है तो पहले साइन ए का यहाँ पे वैल्यू देखिए। साइन ए 3/5 है, यानी कि साइन ए होता है पी बटा एच, तो पी की वैल्यू 3 हो गई, एच की वैल्यू 5 हो गई। तो आपको पता है 3 4 और 5 ट्रिपलेट होता है, यानी कि बी की वैल्यू
4 हो जाएगी। तो टेन ए होता क्या है, टेन ए होता है पी बटा बी, यानी कि 3/4 होना चाहिए। लेकिन चूंकि ए सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसके आगे एक माइनस लगाना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर, ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे -3/4 कर लीजिएगा ऑप्शन में, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, -3/4 होगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि एक सेक्टर का कोण π/4 रेडियन है और विड्थ की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैंने बताया है कि जब भी आपको सेक्टर का एरिया निकालना हो तो वो होता है θ/360 इंटू πr², ठीक है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे π/4 दे रखी है, तो पाई होता क्या है 180/4, यानी कि 45 डिग्री थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो आप 45/360, ठीक है, इंटू πr², पाई आर दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। यहाँ से देखिए 45 से 360 8 बार में कटेगा और 8 से 64 8 बार में, यानी कि जो एरिया आया वो 8 पाई आ गया, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल पे। यहाँ पे बोला है साइन एक्स इक्वल टू कोस 2x माइनस 10 है, तो x की वैल्यू, तो मैंने बताया था साइन ए और कोस ए जब भी बराबर होते हैं तो दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि यहाँ से x और यहाँ से 2x माइनस 10 को जब आप जोड़िएगा तो 90 के बराबर होना चाहिए, यानी कि 3x माइनस 10 इक्वल टू 90, यानी कि x इक्वल टू 3x इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू 33.33, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होगी। मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है टी, उसका फॉर्मूला होता है √d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला है। तो यहां से d की वैल्यू आपको पता है, d क्या है, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस, मतलब यदि दो सर्कल है तो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का क्या डिस्टेंस है, वही d है, आपको दे रखा है 15, तो 15 का स्क्वायर 225 और माइनस r1 माइनस r2, r1 8 है और r2 3 है, तो 8 माइनस 3 5, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि t की वैल्यू जो आई वो आ गई, अंदर हो जाएगा स्क्वायर रूट 200 और 200 में से 100 बाहर निकल जाएगा, यानी कि 10√2, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 10√2, ठीक है। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से एक रेखा एक जीवा को समद्विभाजित करती है, इस रेखा और जीवा के बीच का कोण क्या है। देखिए आपको एक चीज पता है कि यदि कोई सर्कल में जो जीवा होती है, ठीक है, और सेंटर से जब हम जीवा पे कोई डिस्टेंस खींचते हैं, मतलब परपेंडिकुलर, तो इस जीवा को बाइसेक्ट करती है, ये आप लोगों को पता है। मान लेते हो ओ किसी सर्कल का सेंटर है और ए बी एक जीवा है, यानी कि कोड, जब आप ओ से ए बी पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, तो वो दोनों को बाइसेक्ट करती है, मतलब जीवा को बाइसेक्ट करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है जीवा को, ठीक है। तो आपको ये चीज पहले से पता है, और सवाल में आपसे पूछ रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से एक रेखा एक जीवा को समद्विभाजित करती है, तो आपको ये दिख रहा है कि जब भी आप सेंटर से कोई एक लाइन खींचते हैं जो इसको समद्विभाजित करती है तो वो परपेंडिकुलर बनाती है, तो आपसे यही पूछ रहा है कि इस रेखा और जीवा के बीच का कोण कितना है, तो रेखा और जीवा के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक जीवा एक वृत्त को दो चापों में विभाजित करती है, परिधि पे दीर्घ चाप द्वारा बनाया गया कोण 110 डिग्री है, दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण क्या होगा। देखिए जब भी हम किसी सर्कल में एक जीवा खींचते हैं, यानी कि कोड, तो कोड जो है ना सर्कल को दो भागों में बांटती है, एक मेजर आर्क और एक माइनर आर्क, मतलब एक बड़ी वाली चाप, ये बड़ी चाप हो गई, और ये छोटी चाप हो गई, ठीक है, दो चाप यानी कि दो आर्क में बांटती है। आपसे सवाल ये बोल रहा है कि जो बड़ी आर्क है वो सरकमफेरेंस पे 110 डिग्री बना रही है एंगल, यानी कि इस वाले आर्क की बात बोला, ये जो आर्क है ना आपका, ये सर्कल पे 110 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। तो आप सवाल को आसान करने के लिए ये सोच सकते हैं कि ये आर्क ये एंगल बना नहीं रही है, ये एंगल जीवा ए बी बना रही है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आपसे यही पूछ रहा था कि वो जो आर्क होगी, यानी कि ये वाली जो मैंने मिटा दी, एक सेकंड, हाँ ये आर्क, ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी, यानी कि ये एंगल यदि 110 दिया हुआ है तो ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, आर्क ए बी ही दोनों एंगल बना रहा है। ये 110 बनाया इसने कहाँ पे, सर्कल पे, और ये वाला एंगल बनाएगा कहाँ पे, तो सेंटर पे। तो इसी एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इस सवाल को ऐसे सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं कि ये जो जीवा ए बी है, इसने सर्कल पे 110 बनाया, तो यहाँ पे कितना बनाएगी। तो आपको पता है सर्कल पे यदि 110 बनाया तो वैसे तो 220 हो जाएगा, सीधा सीधा दो गुना होता है, लेकिन इसको आप और सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं कि यदि ये 110 है तो आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल 110 है तो ये 70 होना चाहिए था, और ये 70 जैसे ही वो होगा तो ये 140 हो जाएगा, यानी कि सेंटर का कोण ये 140 हो गया, यानी कि ये कितना हो जाएगा 220, क्योंकि टोटल एंगल 360 होना चाहिए। ठीक है, आप इससे सीधा सीधा देख सकते थे कि यदि ये एंगल 110 है तो इसका दोगुना बनेगा यहाँ पे 220। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक वृत्त में जीवा ए बी वृत्त पे स्थित एक बिंदु सी पे 50 डिग्री का कोण बनाती है। सी वाले चाप पे स्थित एक अन्य बिंदु डी पर उसी जीवा ए बी द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा। देखिए सवाल ये है कि एक सर्कल है और इसमें एक जीवा है ए बी। ठीक है, मान लेते हैं कोई जीवा ए बी है जो सर्कल पे किसी पॉइंट पे सी पे, मान लेते हैं ये जीवा ए बी है, ए बी। ठीक है, और ये सर्कल पे किसी पॉइंट सी पे 50 डिग्री का कोण बना रही है, यानी कि ये वाला एंगल 50 डिग्री है। ठीक है, तो पूछता है किसी बिंदु डी पे कितना कोण बनाएगी, यानी कि इस पॉइंट पे कितना कोण बनाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि ये जो जीवा है ना, ठीक है, ये किसी भी सर्कल के किसी भी साइड यदि इधर 50 का एंगल बना रही है तो यहाँ भी 50 बनाएगी, डी पे भी 50 बनाएगी, यहाँ भी 50 बनाएगी, मतलब हर जगह 50 बनाएगी। ठीक है, सेम साइड पे, जब तक सेम साइड पे चल रहे हैं तब तक 50 बनाएगी, चाहे यहाँ बोल लीजिए यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, हर जगह 50 होगा, बस सेंटर पे दो गुना हो जाएगा 110। ठीक है, सेंटर छोड़ के कहीं पे भी बनाएंगे परिधि पे तो 50 ही बनेगा, उल्टे तरफ जैसे ही जाएंगे तो 130 हो जाएगा। रीजन है कि आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड का एंगल का सम 180 होता है, मतलब यहाँ जो भी एंगल होगा उसके ऑपोजिट में 180 माइनस वो एंगल होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं दोनों को जोड़ के 360 सॉरी 180 चाहिए हमें इस एंगल को, और इस एंगल को जोड़ के 180 बनाना है। तो यहाँ पे यदि 50 है तो इस तरफ 130 बनेगा, लेकिन यदि इस तरफ 130 बन गया ना तो हर जगह 130 बनेगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी कहीं पे भी आप रखिए 130 बनेगा। यदि इधर 50 बन गया तो इस तरफ कहीं पे भी रखिएगा तो 50 ही बनेगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, यदि पॉइंट सी पे 50 बना रहा है तो पॉइंट डी पे भी, ठीक है, 50 ही बनाएगा। क्लियर है, आइए अगले सवाल पे। ये आज का आखिरी सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक बाहरी बिंदु, ठीक है, 50 बनाएगा ये। इसमें बोल रहा है कि एक बाहरी बिंदु P से एक वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी खींची जाती है। एक बिंदु Q पे वृत्त की एक तीसरी स्पर्श रेखा पी ए और पी बी को क्रमशः R और S पे काटती है। यदि पी ए बराबर 10 सेंटीमीटर है तो पी आर एस का परिमाप क्या है। ठीक है, सवाल यह है कि एक सर्कल है, इसके बाहर कोई पॉइंट P से दो टेंजेंट खींचा जाता है, मान लेते हैं ये पी ए हो गया, ठीक है, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, और ये पी बी हो गया, पी ए और पी बी। इसमें बोला कि एक और तीसरा टेंजेंट खींचा गया, ठीक है, और वो टेंजेंट सर्कल को पॉइंट क्यू पे काट रहा है। पी ए को आर पे मिलता है और पी बी को एस पे मिलता है, मतलब कहने का मतलब है एक और टेंजेंट हमें सर्कल पे खींचना है जो पी ए और पी बी को काटे, मतलब कुछ ऐसा होगा। ठीक है, सर्कल पे टेंजेंट भी है और पी ए को भी काट रहा है, किस पॉइंट पे, तो पी ए को आर पे काट रहा है और पी बी को एस पे काट रहा है। ठीक है, और ये सर्कल को कहां पे टच कर रहा है, क्यू पे। ठीक है, आपसे पूछ रहा है पी आर एस का परिमाप क्या होगा, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला, इसका परिमाप क्या होगा। तो आप बताइए, आपको पी ए दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो यदि किसी सर्कल के किसी बाहरी पॉइंट से, सर्कल के बाहरी पॉइंट से दो टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होता है, यानी कि पी ए और पी बी, इस फिगर में पी ए और पी बी दोनों 10 हो जाएगा। ठीक है, यदि दोनों 10 हो गया, एक सेकेंड, यदि दोनों 10 हो गया तो यदि आर ए को हम लोग ए मान लेते हैं साइड, तो ये 10 माइनस ए हो जाएगा,
क्योंकि टोटल आपका 10 होना चाहिए, 10 माइनस ए और ए को जोड़ के, ठीक है। अब एक बात बताइए, सेम चीज तो इस पॉइंट पे भी अप्लीकेबल होगा ना, कि आर ए भी तो टेंजेंट है और आर क्यू भी तो टेंजेंट है, तो ये दोनों तो बराबर होना चाहिए था ना। मतलब आर ए और आर क्यू दोनों बराबर होना चाहिए, यानी कि ये ए है तो ये भी ए होना चाहिए। अभी मैंने बताया कि किसी भी सर्कल के किसी एक पॉइंट से जब दो टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों का लेंथ बराबर होना चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ पे आर ए और आर क्यू ये दोनों भी तो बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि यदि एस बी ये वाला बी है तो ये भी तो बी होगा, ठीक है। और यदि एस बी बी है और यहां से यहां तक 10 था तो पी एस 10 माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, एंगल पी आर एस का परिमाप, तो एंगल पी आर एस का परिमाप होगा क्या, इन तीनों साइड्स को जोड़ देंगे, पी आर को, आर एस को और पी एस को, तभी तो परिमाप निकलेगा। तो इन दोनों तीनों को जब आप जोड़िएगा तो आपको मिलेगा क्या, 10 माइनस ए, ठीक है, प्लस ए और प्लस बी और प्लस 10 माइनस बी। यहां से माइनस बी माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, क्या आ जाएगा 20, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा सवाल था ये, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ अगले शिफ्ट के सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय।